Bismillahirrahmanirrahim. My name is Aman Khwaja. I am the student of MLT and today my presentation topic is chlamydia. यह हमारे पास आज की प्रेजेंटेशन की आउटलाइन है। यानी सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे क्लैमीडिया का, उसके बाद क्लैमीडिया और वायरसेस के बीच में जो डिफरेंसेस हैं उनको डिस्कस करेंगे। फिर जो क्लैमीडिया का ग्रोथ साइकिल है, नॉमेनक्लेचर है, टेक्सोनोमी है, इनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद उन डिजीज़ को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे पास क्लैमीडिया की वजह से होती हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये होता है कि व्हाट इज़ क्लैमीडिया। क्लैमीडिया हमारे पास ग्रुप होता है, टाइनी बैक्टीरियाज का एक ग्रुप होता है जिसकी डायमीटर अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 0.25 माइक्रोमीटर होती है। इसका जो जीनोम है वो भी हमारे पास बहुत ज़्यादा छोटा होता है। इट इज़ ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर बैक्टीरिया पैरासाइट। इसका मतलब ये है कि हमारे पास टोटली होस्ट सेल पे डिपेंडेंट होता है। यानी जब तक इसको एक सूटेबल होस्ट नहीं मिल जाता तो ना तो ये रिप्लिकेट हो सकता है और ना ही इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। यह हमारे पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है और इसका जो मेन टारगेट है वो स्क्वेमा कोलमनर एपिथेलियल सेल्स हैं। यानी वो सेल्स जो कि मोस्टली हमारे पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होते हैं, वो इसका मेन टारगेट होते हैं। अब डिफरेंसेस पे आते हैं क्लैमीडिया और वायरसेस के। जैसे कि स्टार्ट में हमारे पास जो क्लैमीडिया है वो एज अ वायरस ही कंसिडर्ड होता था, क्योंकि वायरस का जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा छोटा है और वो फिल्टर पेपर जिसमें से सिर्फ वायरसेस पास हो सकते थे और बैक्टीरिया उधर ही रह जाते थे, तो उसमें से जो क्लैमीडिया है वो पास हो जाता था क्योंकि इसका साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा है। लेकिन क्लैमीडिया और वायरसेस में कुछ डिफरेंसेस हैं। अब जो सबसे पहला डिफरेंस है हमारे पास क्लैमीडिया और वायरस में, वो ये है कि क्लैमीडिया में इनर और आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हमारे पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में होता है। और इसमें डीएनए और आरएनए दोनों होते हैं, जबकि हमारे पास वायरसेस में इनमें से एक ही प्रेजेंट होगा, या तो डीएनए प्रेजेंट होगा या तो आरएनए प्रेजेंट होगा। अच्छा, और जो हमारे पास क्लैमीडिया है वो अपने प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और लिपिड्स को खुद ही सिंथेसाइज कर सकते हैं, जबकि वायरसेस प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और लिपिड को सिंथेसाइज नहीं कर सकते। और जो एंटीबायोटिक है वो हमारे पास वो इफ़ेक्ट शो करते हैं, यानी उसका इफ़ेक्ट जो क्लैमीडिया है उस पर शो होता है, जबकि वायरसेस पे एंटीबायोटिक्स का कोई भी इफ़ेक्ट शो नहीं होता। अब आते हैं ग्रोथ साइकिल ऑफ क्लैमीडिया पे। तो जो ग्रोथ साइकिल है क्लैमीडिया का वो बहुत ज़्यादा यूनिक है। वो इस वजह से यूनिक है क्योंकि इसमें हमारे पास 2 फेजेस आते हैं। सबसे पहले हम 2 चीज़ों को डिस्कस करते हैं। एक है हमारे पास एलिमेंट्री बॉडीज़, दूसरा है हमारे पास रेटिकुलेट बॉडीज़। जो एलिमेंट्री बॉडीज़ हैं वो हमारे पास आउटसाइड द सेल हमारे पास सर्वाइव कर सकती हैं, लेकिन ये रिप्लिकेट नहीं कर सकती और ये इन्फेक्शन कॉज कर सकती है। इसी के साथ अगर हम दूसरी तरफ देखें जो रेटिकुलेट बॉडीज़ हैं, तो ये हमारे पास सेल के आउटसाइड सर्वाइव नहीं कर सकती, ये सिर्फ होस्ट सेल के अंदर ही सर्वाइव कर सकती हैं और ये हमारे पास रिप्लिकेशन कर सकती हैं लेकिन इन्फेक्शन कॉज नहीं कर सकती हैं। तो अब आते हैं हम इसकी 2 फेसेस की तरफ। फेज़ 1 में हमारे पास क्या होता है कि जो एलिमेंट्री बॉडी है वो इंटर होती है सेल के अंदर। तो सेल के अंदर में हमारे पास ग्लाइकोजन प्रेजेंट होता है जिसके साथ ये हमारे पास इंटररिएक्ट करेगी और रेटिकुलेट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। ये जो एलिमेंट्री बॉडी है ये हमारे पास रेप्लिकेशन नहीं कर सकती, इसलिए ये ख़ुद को कन्वर्ट कर देता है रेटिकुलेट फॉर्म में, यानी रेटिकुलेट बॉडीज़ में कन्वर्ट हो जाता है ताकि ये रेप्लिकेशन कर सके। तो अब आते हैं फेज़ 2 की तरफ। फेज़ 2 में हमारे पास जो ये रेटिकुलेट बॉडी है ये हमारे पास 2 to 3 आवर्स में हमारे पास इसकी डिवीज़न होती है और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 7 to 21 डेज़ है। अब हमारे पास जब इसकी रेप्लिकेशन हो जाती है, रेटिकुलेट बॉडीज़ की जब हमारे पास रेप्लिकेशन हो जाती है, इसकी जो नंबर है वो हमारे पास इंक्रीज़ हो जाए, तो उसके बाद ये जो रेटिकुलेट बॉडी है ये अगेन कन्वर्ट हो जाएगी एलिमेंट्री बॉडीज़ में। वो इसलिए क्योंकि
अब रेटिकुलेट बॉडीज़ इन्फेक्शन कॉज नहीं कर सकती, तो इन्फेक्शन कॉज करने के लिए आगे अब ये दोबारा एलिमेंट्री बॉडी में कन्वर्ट होगा और एलिमेंट्री बॉडी सेल में से बाहर जाएगी, सेल से बाहर जाएगी और किसी और सेल को इन्फेक्ट करेगी। जैसे कि इधर इस डायग्राम में हमारे पास शो हुआ है कि जो एलिमेंट्री बॉडी है वो होस्ट सेल की तरफ आती है और होस्ट सेल में इंटर कर जाती है। तो होस्ट सेल में इंटर होने के बाद हमारे पास ये खुद को चेंज करेगी रेटिकुलेट बॉडीज़ में, ताकि आगे इसकी रिप्लिकेशन हो जाए। जब ये हमारे पास रेटिकुलेट बॉडीज़ में कन्वर्ट हो जाएगी तो इसकी रिप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगी। जब इसकी रिप्लिकेशन हो जाए यानी इसकी नंबर्स हमारे पास इंक्रीज़ हो जाए तो अगेन ये ख़ुद को कन्वर्ट करेंगे एलिमेंट्री बॉडीज़ में। एलिमेंट्री बॉडीज़ जब हमारे पास ये कन्वर्ट हो जाएंगे तो ये हमारे पास लाइसिस हो जाएगी, सेल रप्चर हो जाएगा और सेल में से जो एलिमेंट्री बॉडीज़ हैं वो भी बाहर चली जाएंगी। बाहर जाने के बाद ये किसी और सेल को इन्फेक्ट करेगी, क्योंकि हमने यही पढ़ा है कि जो एलिमेंट्री बॉडी है वो आउटसाइड द सेल हमारे पास सर्वाइव कर सकती है, इसलिए ये बाहर जाके किसी और सेल को हमारे पास ये इन्फेक्ट कर सकती है। अब आते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ क्लैमिडिया पर। 1966 में क्लैमिडिया पहली बार एज अ बैक्टीरिया हमारे पास रिकॉग्नाइज हुआ और इसको जो जीनस है क्लैमिडिया उसी में ही रखा गया। उसके बाद 1971 में हमारे पास जो स्टोर्स और पिच थे उन्होंने एक क्लैमिडिया का ऑर्डर डिज़ाइन किया जिसको क्लैमिडियल्स का नाम दिया गया। उसके बाद 2006 में बहुत सारी फैमिलीज़ इसकी हमारे पास रिकॉग्नाइज हुई, जिसमें से तकरीबन 350 क्लैमिडियल लिनेज हमारे पास रिपोर्ट हुए यानी कि रिकॉग्नाइज हुए। इसकी जो 4 क्लैमिडियल फैमिलीज़ रिकॉग्नाइज हुई थी वो हमारे पास क्लैमिडीसाई है, पैराक्लैमिडीसाई है, सीम कैनिसाई है, वेडिलिसाई है। अब हम टेक्सोनोमी की तरफ आते हैं तो जो क्लैमिडिया की जो क्लास है वो क्लैमिडियाए हैं। ऑर्डर में क्लैमिडियल्स आता है, फैमिली में क्लैमिडीसाई आते हैं और इसकी 2 जीनस है, एक क्लैमिडिया है और एक क्लैमिडोफिलिया है। अब स्पीशीज़ की तरफ आते हैं तो इसकी स्पीशीज़ में क्लैमिडिया ट्रैकोमाइटिस आता है, क्लैमिडिया म्यूरिडियम आता है, क्लैमिडोफिलिया न्यूमोनियाe आता है, क्लैमिडोफिलिया सिटिसाई आता है और क्लैमिडोफिलिया एबॉर्टस आता है और लास्ट में क्लैमिडोफिलिया केवियाई आता है। अब उन डिजीज़ की तरफ आते हैं जो कि हमारे पास क्लैमिडिया की वजह से होता है। क्लैमिडिया स्पीशी में जो हमारे पास सबसे पहला है वो क्लैमिडिया ट्रैकोमाइटिस है। तो हमारे पास अब हम उन डिजीज़ को देखते हैं जो कि क्लैमिडिया ट्रैकोमाइटिस की वजह से हो सकता है। सबसे पहली डिजीज़ जो कि क्लैमिडिया ट्रैकोमाइटिस हमारे पास कॉज कर सकता है वो ट्रैकोमा है, यानी ट्रैकोमा हमारे पास इन्फेक्शन ऑफ आई है, ये आइस डिजीज़ है, यानी ये आइस की डिजीज़ कॉज कर सकती है। दूसरी हमारे पास यूरिनोजेनिटल डिजीज़ भी हमारे पास ये कॉज कर सकती है, यानी ये हमारे पास जो यूरिनरी ट्रैक्ट है या जेनिटल ट्रैक्ट है उसमें इन्फेक्शन कॉज करे। दूसरा इन्फेंट निमोनिया हमारे पास ये कॉज कर सकता है, यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें हमारे पास ये निमोनिया कॉज कर सकता है। और लिम्फोग्रेनुलोमा वेनेरम हमारे पास ये कॉज कर सकता है। लिम्फोग्रेनुलोमा वेनेरम का मतलब ये हमारे पास ये है कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनमें स्वेलिंग आ जाए, यानी उनकी स्वेलिंग ये मतलब ये कर सकता है। तो ये 4 डिजीज़ हैं जो कि क्लैमिडिया ट्रैकोमाइटिस की वजह से हो सकती हैं। अब क्लैमिडोफिलिया स्पीशीज़ की तरफ आते हैं। ये स्पीशीज़ हमारे पास ह्यूमंस, एनिमल्स, बर्ड्स, इन तीनों में हमारे पास कोई ना कोई डिजीज़ कॉज कर सकती हैं। तो सबसे पहली जो हमारे पास स्पीशी है क्लैमिडोफिलिया सिटिसाई है। यह हमारे पास जो बर्ड्स में है रिस्पायरेटरी, गट और सिस्टमिक इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। सिस्टमिक इन्फेक्शन यानी हमारे पास ब्लड में कोई इन्फेक्शन आ जाए और थ्रू ब्लड
ये हमारे पास पूरी ऑन द होल बॉडी में हमारे पास स्प्रेड हो जाए। तो हमारे पास बर्ड्स में ये रिस्पायरेटरी गट और सिस्टमिक इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, और ह्यूमंस में ये हमारे पास सीवियर निमोनिया हमारे पास कॉज कर सकता है। अब क्लेमिडोफिला न्यूमोनियाई पे हम लोग आते हैं। तो ये हमारे पास माइल्ड से सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन हमारे पास कॉज कर सकता है, यानी रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन हमारे पास इसकी वजह से कॉज होता है। अब क्लेमिडोफिला एबॉर्टस पे आते हैं। तो ये हमारे पास एनिमल्स में अबॉर्शन की वजह बन सकती है, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल शीप वगैरह में ये अबॉर्शन की इसकी वजह से हो सकता है। और जो वोमेंस हैं यानी ह्यूमंस बीइंग जो कि हमारे पास जो इन्फेक्टेड एनिमल है, अगर इनके साथ रिलेशन में आए, यानी प्रेग्नेंट वोमेन अगर हमारे पास किसी शीप की रिलेशन में आ जाए, इन्फेक्टेड शीप की रिलेशन में, तो उसमें भी एबॉर्शन कॉज हो सकता है। अब क्लेमिडोफिला केवियाई में हम लोग हमारे पास ये क्या कॉज कर सकते हैं, कौन सी डिजीज़ कॉज कर सकते हैं, ये ओक्यूलोजेनिटल इन्फेक्शन हमारे पास कॉज कर सकता है। ओक्यूलोजेनिटल हमारे पास जो डिज़ीज़ है ये हमारे पास आइज़ और जेनिटल ट्रैक्ट की हमारे पास इन्फेक्शन है। और ये थी मेरी आज की प्रेजेंटेशन। थैंक यू।